Good morning, students. This is Manish Kumar. So today's topic use of it. और आज हम इट के बारे में पढ़ेंगे. इट का जो प्रयोग होता है यूसेज, यानी जो इट है एक तो वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहलाता है. इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है प्रस्तावना रूप, यानी जो प्रस्तावना में रखा जाता हो, शुरुआत में रखा जाता हो. तो सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि हम इट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं. फर्स्ट, इट का प्रयोग निम्न दशाओं में है. जैसे फर्स्ट है जब वाक्य में कोई सब्जेक्ट ना दिया हो. कहने का मतलब है अगर वाक्य के अंदर कोई सब्जेक्ट ना हो और अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है. दूसरा, यह के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं. जैसे यह मेज है तो यहाँ पर यह जो शब्द है ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके लिए भी हम इट और दिस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं. उसके बाद सेकंड है हमारा जब वाक्य में समय, दिन, मौसम जैसे गर्मी, सर्दी, वर्षा ऋतु, ठीक है, और किसी त्योहार के बारे में, मंथ के बारे में या वर्ष के बारे में बातें की जाती हो, तो वहां पर भी हम सब्जेक्ट के स्थान पर किसका प्रयोग करना है? इट का प्रयोग करना है. दूसरा, जो इट है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है और एक प्रोनाउन भी है. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी है. तो जब हम एग्जांपल देखें, यह मेज है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज अ टेबल. आज रविवार है, तो ये दिन के बारे में बता रहा है. आज रविवार है तो क्या बनेगा? इट इज संडे टुडे. नेक्स्ट है जनवरी का महीना था, तो यहां पर सेंटेंस मंथ के बारे में बात हो रही है. जनवरी का महीना था. इट वाज, इट हमारा सिंगुलर है, था अंत में आ रहा है तो वाज का प्रयोग. इट वाज द मंथ ऑफ जनवरी. ठीक है. नेक्स्ट है कल बहुत गर्मी थी, तो यहां मौसम के बारे में बात हो रही है, गर्मी. दूसरा, सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट भी नहीं दिया हुआ है. ठीक है, तो यहां पर इट वॉज बहुत, वेरी हॉट यस्टरडे. अब गर्मी जो थी कल बहुत थी, तो कल का जो दिन था वो गर्मी से भरा हुआ था. तो एक प्रकार से यहां पर ये कल के दिन की गर्मी से विशेषता पता चल रही है. दूसरा, गर्मी कैसी थी? बहुत. तो यहाँ पर जो वेरी शब्द है हमारा, जो ये वर्ड है लेटर वेरी, ये एक एडवर्ब का काम करेगा. एडवर्ब ये जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है भारी वर्षा हो रही है. अब यहां पर सेंटेंस में भारी वर्षा हो रही है, तो रही है आ रहा है और वर्षा होने का कार्य हो रहा है. तो जब वाक्य में वर्ब दी होगी तब वो सेंटेंस जिस टेंस का होगा उसके अकॉर्डिंग बनेगा. तो यहाँ पर जो पहचान है, रहा है, रही है और कंटिन्यू, कार्य लगातार है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. तो उसमें हम इट इज रेनिंग, भारी के लिए हैवीली, इट इज रेनिंग हैवीली. नेक्स्ट है क्या उड़ीसा में रोज वर्षा होती है, तो यहाँ पर भी वर्षा होने का कार्य हो रहा है, लेकिन यहाँ जो है अंत में जो पहचान है ती है दी हुई है, जो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है. तो उसमें क्या करेंगे? क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस
इंट्रोगेटिव होता है और वो भी फर्स्ट टाइम जो क्या से स्टार्ट होता है, तो उसमें हम सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, इट, तो जब इट सब्जेक्ट है तो इट के साथ किसका प्रयोग होगा, डज। तो ये डज इट रेन इन ओडिशा डेली, ठीक है। उसके बाद है अब अंधेरा हो रहा है, यहां भी अंधेरा होना ये वर्ब है, कंटिन्यूअस की पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इट इज अब अंधेरा होने के लिए ग्रो का प्रयोग भी होता है, ग्रोइंग डार्क या गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क नाउ, ठीक है। ये हमारे मौसम से संबंधित है। उसके बाद इसमें भी और एग्जांपल है कुछ, वो भी हम लेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लें एक बार। स्टूडेंट्स, हमने कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं इस तरह के, जैसे 5 बजे हैं, 5:15 बजे हैं, 4:45 बजे हैं, तो ये भी हमारे समय से संबंधित है और समय से संबंधित रखने वालों में भी हम इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे में हम इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप एक बात समझ लें, जैसे ये हमारी वॉच होती है 12, 6 और ये 9 और ये 3, तो इसमें जब टाइम होता है तो यानी जैसे 5:15 बजे हैं, तो 5:15 कब बजते हैं, यानी ये घंटे वाली सुई यहाँ होगी और मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी, ठीक है। तो ये 5:15 हो जाएंगे। अब जिस प्रकार ये वॉच है, यानी इसके कितने हिस्से हैं, 4, और ये जो एक पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, क्वार्टर, यानी जो भी हमारा किसी एक चीज का चौथाई हिस्सा होता है उसको हम क्वार्टर बोलते हैं, QUARTER, क्वार्टर। तो 1:15 और ऐसे पौने, जब पौने बजेंगे तो यानी 5 बजने में 15 मिनट रह जाएंगे, तो पौने के लिए भी हमें क्वार्टर का प्रयोग करना है। तो यहाँ आप देखिए पहले 5 बजे हैं, इट इज 5 लिखें या इट इज 5 o'clock, एक ही बात है। 5:15 बजे हैं तो यहाँ पर इट इज 5, इसको आप 5 o'clock, ठीक है, इट इज 5 o'clock। उसके बाद नेक्स्ट है 5:15 बजे हैं, तो यहां पर इट इज अ क्वार्टर, ठीक है, आपको बताया था इट इज अ क्वार्टर। अब यहां 5:15 और 4:45, जो सवा होते हैं वो 5 के बाद बजते हैं, तो उसके लिए तो हमें पास्ट का प्रयोग करना है, और जो पौने होते हैं वो 5 से पहले बजेगा, तो उसके लिए हमें टू का प्रयोग करना है। टू का मतलब होता है बाकी, यानी अभी रह गया, समय पूरा नहीं हुआ, और पास्ट का मतलब होता है बजकर, ठीक है। पास्ट का मतलब बजकर और टू का मतलब बाकी, तो इसलिए यहाँ पर क्या है 5:15 बजे हैं, यानी 5:15 बज गए हैं, तो ये हो जाएगा इट इज ए क्वार्टर, और उसके बाद पास्ट का प्रयोग करना है, पास्ट 5। यहाँ 5 o'clock करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 5, ठीक है। उसके बाद है 4:45 बजे हैं, 4:45 के लिए
भी वही है, इट इज अ क्वार्टर। अब ये पौने कह रहे हैं, यानी 5 बजने में भी 15 मिनट बाकी है, तो यानी इट इज अ क्वार्टर टू 5। ठीक है, टू का मतलब बाकी और पास्ट का मतलब बजकर, बाद में जो समय होगा वो पास्ट। ऐसे ही है कि 5 बजने में 10 मिनट है, यानी 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो क्या लगेगा, अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इज का प्रयोग स्टार्टिंग में हो जाएगा, इज इट। ठीक है, कितने मिनट बाकी है, 10, पहले आएगा 10 मिनट्स। जिस प्रकार यहाँ क्वार्टर पहले आया था, क्वार्टर मीन्स 15 मिनट एक प्रकार से बाकी है, तो यहाँ 10 मिनट्स, तो इज इट 10 मिनट्स टू 5, 5 बजने में। ठीक है, टू का प्रयोग बाकी। ऐसे नेक्स्ट है कि 5 बजकर 5 मिनट हो गए हैं, तो ये 5 बजकर 5 मिनट यानी बाद में होंगे, तो ये भी हो जाएगा इज इट 5 minutes is it 5 minutes past 5। ठीक है, नेक्स्ट 5:30 बज गए हैं। अब 5:30 कब बजते हैं, 5 के बाद, यानी जब ये आधा और एरिया कवर हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, हाफ। तो ये जाएगा इट इज half past 5। it is half past 5। ठीक है, उसके बाद है सुबह का समय है, तो ये भी एक सुबह का समय है, शाम का समय है, रात का समय है, तो इट इज मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग टाइम या मॉर्निंग। उसके बाद है तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्या बजा, तो व्हाट टाइम इज इट। उसके बाद है तुम्हारी घड़ी में, बाई योर वॉच। अब यहां बाई का प्रयोग करना है मे के लिए, व्हाट टाइम इज इट बाई योर वॉच मीन्स तुम्हारी घड़ी के द्वारा क्या बजा है, क्योंकि घड़ियां सबके पास अलग अलग होती हैं, सभी घड़ी में बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट टाइम होता नहीं है, आगे पीछे होता है 1-2 मिनट कुछ ना कुछ, तो ये सबकी घड़ी के द्वारा अलग अलग होता है। जैसे तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, किसी और से पूछे तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, ठीक है, तो इसलिए बाय योर वॉच। उसके बाद है सन 1980 की बात है, तो ये भी एक समय को इंडिकेट कर रहा है, सन 1980 की बात है, इट इज। अब यहां बात से मतलब क्या है, घटना, इट इज द इंसिडेंट, इट इज द इंसिडेंट ऑफ 1980, इट इज द इंसिडेंट ऑफ 1980। ठीक है, तो ये समय से संबंधित हो गए हमारे सारे सब एग्जांपल। इसके बाद हम अभी कुछ एग्जांपल और लेंगे, पहले आप इनको नोट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ और सेंटेंस लिए हैं, जैसे फ्रेंच सीखना कठिन है, धूप में दौड़ना बेकार है। तो यहाँ पर भी हम सिर्फ इनके बारे में बता रहे हैं कि फ्रेंच सीखना कठिन है, अभी सीख कोई नहीं रहा और कार्य कोई कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब कार्य करने वाला एक सब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस की बात करें तो यहाँ जो सीखना है ये हमारा सेंटेंस का सीखना, दौड़ना, तैरना, पढ़ना, ठीक है, जाना,
और कहना, बोलना, गाली देना, ये सब हमारे जिनके अंत में नाने नहीं आ रहे हैं तो ये हम इन्फिनेटिव भी इनको कहते हैं और जिरंड भी। ठीक है, तो जब इस तरह से जिरंड या इन्फिनेटिव बीच में दिए हों तो वो सेंटेंस में भी आपको सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करना है। दूसरी बात, अगर हम देखें तो यहाँ कठिन क्या है, सीखना, तो ये हमारा एक प्रकार से सब्जेक्ट है और सीखना क्या है हमें, फ्रेंच। फ्रेंच क्या होगा सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम सीख रहे हैं फ्रेंच को तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और कठिन क्या है, सीखना, तो टू लर्न फ्रेंच इज हार्ड। अगर इस तरह से देखें तो सीखना हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिससे पहले फ्रेंच क्या है, सीखना हमारा सब्जेक्ट है और फ्रेंच क्या है, ऑब्जेक्ट है। और अगर हम देखें कि कठिन, ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इन सेंटेंसों में भी सबसे पहले जो इन्फिनेटिव है उनके बाद वाले जो सेंटेंस हैं उनको पहले लेंगे। कठिन है, इट इज हार्ड, उसके बाद जो हमारा इन्फिनेटिव है सीखना, टू लर्न फ्रेंच, टू लर्न फ्रेंच। ठीक है, धूप में दौड़ना बेकार, तो ये हो जाएगा धूप में दौड़ना बेकार है, इट इज यूजलेस टू रन इन द सन। ठीक है, उसके बाद है तैरना एक अच्छा व्यायाम है, इट इज a good exercise to swim। यहां भी हम इनको ऐसे बना सकते हैं, तैरना ये हमारा सब्जेक्ट भी है, ठीक है, और एक अच्छा व्यायाम है, तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इस तरह से भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। दूसरा है कि अंग्रेजी पढ़ना कठिन है, तो यहां पर भी कठिन क्या है, पढ़ना, तो ये एक तरह से सब्जेक्ट हो गया, इन्फिनेटिव भी है, जिरंड भी है। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं हम, अंग्रेजी, तो ये इस सेंटेंस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए शुरू में क्या आ जाएगा, इज इट, उसके बाद कठिन, हार्ड, उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट यानी इन्फिनेटिव है, टू स्टडी इंग्लिश। ठीक है, इज इट हार्ड टू स्टडी इंग्लिश। नेक्स्ट है जाने का समय हो गया है, तो ये भी ऐसी है, इट इज टाइम टू गो नाउ, इट इज टाइम टू गो नाउ। नेक्स्ट है कहना सरल है पर करना कठिन, तो सबसे पहले बस इतना ही सेंटेंस देखना है, कहना सरल है, तो यहां पर कहना सरल है, तो सरल है क्या, कहना, तो कहना हमारा क्या हो गया सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो हम इसको भी कई तरह से बना लेते हैं, टू से इज इजी, या इट इज इजी टू से, इट इज इजी टू से, और करना कठिन, बट अब करना कठिन, तो यहां पे भी करना कठिन, कठिन क्या है, करना, तो वो भी एक तरह से सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया और इन्फिनेटिव भी है, बट डिफिकल्ट या हार्ड टू डू। ठीक है, बट हार्ड टू डू या बट डिफिकल्ट टू डू, क्लियर है, इट इज इजी टू से बट हार्ड टू डू, करना कहना सरल है पर
करना कठिन। झूठ बोलना पाप क्यों है? अगर हम इस सेंटेंस की बात करें कि झूठ बोलना पाप क्यों है, तो ये इंट्रोगेटिव है। दूसरा पाप है, क्या पाप है? बोलना। ठीक है, तो बोलना इसका सब्जेक्ट हुआ, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट है, और क्या बोल रहे हैं हम? झूठ। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो वाई इज इट, ठीक है, sin to tell a lie. Why is it sin to tell a lie? नेक्स्ट है गाली देना बुरी बात है, तो यहां पर भी ये हो जाएगा it is a bad habit गाली देना, टू अब्यूज। ठीक है, गाली देना इसका सब्जेक्ट है, टू अब्यूज। तो हम कर सकते थे अब्यूजिंग इज अ बैड हैबिट या टू अब्यूज इज अ बैड हैबिट। जैसे तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तब स्विमिंग जो है वहां पर सब्जेक्ट हो गया और आईएनजी जुड़ गया है, तो वो जिरेंडियल सब्जेक्ट कहलाएगा। और अगर टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज करते हैं, तो टू स्विम जो है वो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट होगा। क्लियर है सभी को पॉइंट? जिरेंड और इन्फिनेटिव के बारे में हम अलग से टॉपिक लेंगे, तब हम जिरेंड और इन्फिनेटिव को अच्छे से समझेंगे, उनके यूसेज को समझेंगे, अलग अलग किस प्रकार से उनका प्रयोग होता है, एज ए कॉम्प्लीमेंट, एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ करें, कुछ एग्जांपल हमारे और हैं इट में, इसके बाद हम उनको लेते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था, कुछ अभी इट का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर स्पेशल यूसेज ऑफ इट, यानी इट का विशेष प्रयोग। यदि वाक्य में कर्ता के बाद ही शब्द का प्रयोग हुआ है और उसके प्रयोग से कर्ता पर जोर यानी स्ट्रेस दिया हो, तो वाक्य को माने मन दो उपवाक्यों क्लाउज में बदल लेना चाहिए। यानी दो उपवाक्यों में उसको चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने ही तुम्हें पिछले वर्ष पढ़ाया था, यानी मैंने ही तुम्हें पिछले वर्ष पढ़ाया था, तो मैंने के बाद क्या दिया है? ही शब्द आ गया है जो सब्जेक्ट के बाद है, और यहाँ पर मैंने ही यानी कर्ता पर स्ट्रेस जोर दिया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम दो उपवाक्यों में तोड़ लेंगे। एक तो होगा कि मैं ही हूं जिसने तुम्हें, यानी मैं ही था जिसने तुम्हें पिछले वर्ष पढ़ाया था। ऐसे ही तुमने ही मेरी पुस्तक चुराई है, यानी तुम ही हो जिसने मेरी पुस्तक चुराई है। मैं ही एक डॉक्टर हूं, यानी मैं ही हूं जो एक डॉक्टर हूं। इस तरह से आप इनको दो उपवाक्यों में तोड़ लेंगे क्लाउज में। तो जैसे मैंने ही तुम्हें पिछले वर्ष पढ़ाया था, तो यहां पर पहले होगा मैं ही था, इट वॉज, इट हमारा सिंगुलर होता है, इट वॉज आई। उसके बाद जिसने तुम्हें पिछले वर्ष पढ़ाया था, तो जिसने के लिए हु का प्रयोग। अब ध्यान रहे ये जो हु है एक तरह से ये कंजक्शन है, यहाँ पर ये सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा है दो क्लाउज को। दूसरा, हु से पहले जो सब्जेक्ट आया है ये इसका इंसिडेंट है, पूर्ववर्ती, ठीक है, और आई के लिए ही हु आया है, तो इसलिए हु के बाद हम उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे जो हु से पहले उसका इंसिडेंट है, वो एंटीसीडेंट है। ठीक है, तो आई जो है एक एंटीसीडेंट है पूर्ववर्ती हु का, और आई के अनुसार हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो यहाँ पढ़ाया था सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हु टॉट यू लास्ट ईयर। क्लियर है सभी को? ऐसे नेक्स्ट देखते हैं, तो
तुमने ही मेरी पुस्तक चुराई है, यानी तुम ही हो। इट के साथ इज यू, जिसने मेरी पुस्तक चुराई है। हु, अब वही हु का एंटीसीडेंट क्या है? यू, पूर्ववर्ती। ठीक है, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। चुराई है, चुराने का कार्य पूरा हो गया, तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, उसमें सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। तो इट इज यू हु हैव स्टॉलन, क्या है? मेरी पुस्तक, माई बुक। ठीक है, उसके बाद मैं ही एक डॉक्टर हूं, यानी मैं ही हूं। इट इज आई, जो एक डॉक्टर हूं। हु एम ए डॉक्टर, यहां पर भी हु का एंटीसीडेंट आई है और आई के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ठीक है, एम। उसी ने ही इस किताब को नहीं लिखा है, यानी वह ही नहीं है जिसने इस किताब को लिखा है। तो यहां पर हो जाएगा इट इज नॉट ही, वह, यह, वह ही नहीं है जिसने इस किताब को लिखा है। हु, अब हु का एंटीसीडेंट क्या है? ही, इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखा है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। तो क्या आएगा? हु हैज रिटेन दिस बुक। ठीक है, अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा? क्या उसी ने इस किताब को नहीं लिखा है? तो इज इट नॉट ही हु हैज रिटन दिस बुक, सिर्फ लास्ट में वहां क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल मैंने इट के आपको अधिक से अधिक सेंटेंस आपको पढ़ा दिए हैं। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट वीडियो में आपको सबसे पहले वही पॉइंट क्लियर किया जाएगा, उसी को आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं जो आपको बनाने हैं घर बैठकर, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में मैच कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये 12 सेंटेंस दिए मैंने, जिनको आपको ट्रांसलेट करना है घर बैठकर, और उसके बाद कल की वीडियो में हम इनको मैच कराएंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, अभी बहुत कम बच्चों के पास ये वीडियोस पहुँच रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों के पास पहुँच रहे हैं उन्होंने अभी तक भी दूसरे बच्चों के पास लिंक को भेजा नहीं है और ना ही उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहा। और आप किसी को भेज सकते हैं जिनको इनकी आवश्यकता है, या जो बच्चे ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, बेसिक रूल्स समझना चाहते हैं। ठीक है, तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी को ये लिंक भेजें और सब्सक्राइब करने के लिए बोले, और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि कुछ बच्चे सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, जिससे सभी वीडियो जिनके पास नहीं पहुंचती हैं। थैंक यू।